जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी, नेट, जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी डे 1 डे 2 करके सीरीज चल रही थी। आज उसका डे 14 है और आज का जो प्रकरण है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल और कहानी विधा से संबंधित आज आपके पूरे 50 प्रश्न होंगे। स्वयं का मूल्यांकन कीजिएगा, एक पेपर और एक अपना पेन लेकर बैठिएगा। जो आपको प्रश्न आते हैं उसमें आप टिक करते जाइएगा और जो नहीं आते हैं उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में वो प्रश्न आपका गलत ना हो। और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है स्वयं का मूल्यांकन करने का, ताकि आपको खुद पर जानकारी प्राप्त होगी कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और अभी और कितनी करनी बाकी है। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारतेंदु युगीन गद्य को हंस मुख गद्य किसने कहा? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बालमुकुंद गुप्त या फिर आपका बच्चन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बच्चन सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है दूसरा, भारतेंदु का निधन कब हुआ? 1 जनवरी 1985, 30 दिसंबर 1984, 6 जनवरी 1985 या फिर 3 दिसंबर 1985। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 जनवरी 1985 को भारतेंदु जी का जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई, माफ़ कीजिएगा। और इनका जन्म कब हुआ वो भी आप इनका इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम आपको बताना है। हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रजा हितैषी, ब्राह्मण और हिंदी प्रदीप। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा प्रजा हितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 4, गोवर्धन दास भारतेंदु के किस नाटक का पात्र है? गोवर्धन दास भारतेंदु के किस नाटक का पात्र है? वैदकी हिंसा, हिंसा न भवती, नील देवी, अंधेर नगरी या फिर भारत दुर्दशा। आसान प्रश्न है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंधेर नगरी, चौपट राजा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। ब्रैडला स्वागत किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राधा कृष्ण दास। ब्रैडला स्वागत किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र की रचना है ब्रैडला स्वागत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। समाचार सुधा वर्षन पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? बनारस से, कलकत्ता से, इलाहाबाद से या फिर मिर्जापुर से। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कलकत्ता से प्रकाशित होता था कौन सा समाचार पत्र? समाचार सुधा वर्षण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। पत्रिका और प्रकाशन स्थल में कौन विषम संयोजन है? हिंदी प्रदीप प्रयाग से, आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से, ब्राह्मण काशी से या भारतेंदु वृंदावन से। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु, माफ़ कीजिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मण काशी से प्रकाशित होती थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का संबंध किस विधा से है? निबंध है, प्रहसन है, नाटक है या फिर उपन्यास है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ की जो रचना है वो संबंधित है किससे? उपन्यास से। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 9, भारतेंदु की ब्रज भाषा में लिखित काव्य रचना का मुख्य विषय क्या है? भक्ति श्रृंगार है, राष्ट्रीयता देश प्रेम है, सामाजिक सुधार है या फिर उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भक्ति श्रृंगार भारतेंदु की ब्रज भाषा में लिखित काव्य रचना का मुख्य विषय है। बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे रचना किस विधा में है? निबंध है, नाटक है, कहानी है या फिर प्रहसन है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निबंध की श्रेणी में आता है बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखें तमाशे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का, बच्चन सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर रामविलास शर्मा का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आप जातीय के नाम से भी समझ जाएंगे, रामविलास शर्मा ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। उक्ति जो है ये किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 13, पढ़ी कमाए कीन्हों कहा, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये पंक्ति किसकी है?
ऑप्शंस दिए गए हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 14, ब्रज के लता पता मोही कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। यह पद किसका है? गिरधर दास का है, भारतेंदु का है, ब्रज रत्न दास का है या फिर वल्लभाचार्य का है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनऊँ सब लोग, करहूँ सकल विषयनी विषय निज भाषा उपयोग। ये उक्ति किसकी है? कंफ्यूज मत होइएगा, भारतेंदु इसका आंसर नहीं होगा, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर श्रीधर पाठक। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर पाठक की रचना है, की ये पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 16। लिखा है कविता कामिनी कांत किस कवि को कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर नाथूराम शर्मा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाथूराम शर्मा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। कवियों का वरिष्ठता क्रम बताइए। श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद, हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त। वरिष्ठता क्रम में बताना है, अर्थात जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे पहले जन्म जिनका हुआ उनका नाम आपको पहले रखना है, उसके बाद में आपको उसी के हिसाब से अरेंज करना है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। कवि और उपनाम में कौन सा विषय संयोजित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राय प्रसाद पूर्ण और मैथिली शरण गुप्त गलाधर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त का जो उपनाम था वो था कलाधर। ये तो उनके उपनाम नहीं है, ये एक तरीके से इनका तो पूरा नाम है, और जो उपनाम मतलब इस नाम से ये लिखते थे कलाधर नाम से, कौन? मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। हरिऔध की कौन सी रचना रीति निरूपण ग्रंथ है? प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास या फिर इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है रीति निरूपण ग्रंथ की श्रेणी में कौन आता है? हरिऔध जी का। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रस कलश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। रचना और रचना काल में कौन सा विषम संयोजन है? भारत भारती 1910, साकेत 1931, प्रिय प्रवास 1914, पंचवटी 1925। तो जो सही संयोजित नहीं है, मतलब अर्थात जो गलत है वो पूछा गया है, तो भारत भारती 1910 ये गलत हो जाएगा आपका। 1912 में आई थी ये कृति, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। हरिऔध को किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था? वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, और दो ऑप्शन और देते हैं आपको, लेकिन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बताना चाहूँगी आपकी। मंगला पारितोषिक प्रसाद जो मिला था वो मिला था प्रिय प्रवास को। कब आई थी ये रचना? 1914 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 22। कौन सी रचना गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर केंद्रित है? यशोधरा है, प्रिय प्रवास है, जय भारत है या फिर विष्णुप्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यशोधरा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से किसने लिखा है? ये आपका प्रश्न 2-3 दिन पहले ही हमने किया भी था और इसी सीरीज में किया था आपका। तो आपको बताना है भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से कौन लिखता था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 24। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी पर्वत, ये सभी इन सभी में कविता हो सकती है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, मैथिली शरण गुप्त का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 25। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, किस कवि की पंक्ति है? भारतेंदु जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, हरिऔध की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है? रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? बोला गया है इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य का एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है, मतलब अगर हम लोग की लेमैन लैंग्वेज में बोलें कि उसके लायक भी नहीं है एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए महाकाव्य क्या होगा। तो ये किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। और किस कृति के लिए बोला है? प्रिय प्रवास, साकेत, द्वापर या फिर कामायनी?
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न बन सकता है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। द्विवेदी युग की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? ब्रजभाषा में काव्य रचना, इतिवृत्तात्मकता, राष्ट्रीय भावों की अतिरंजना या फिर श्रृंगार भक्ति भावना। द्विवेदी युग की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 28। कवियों का वरीयता क्रम से नाम बताइए। जो सबसे बड़े हैं, मतलब जिनका जन्म पहले हुआ है, उनको आपको पहले रखना है क्रम में, और जो सबसे छोटे हैं उनको क्रम में बाद में रखना है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है, ये देखिए, इनका 1889 में हुआ था और फिर इनका हुआ था 1899 में, पंत जी का हुआ था 1900 में और महादेवी वर्मा का हुआ था 1907 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नगेंद्र या फिर बच्चन सिंह। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, और कोई नहीं। किसने कहा प्रतिबिंबवाद? रामचंद्र शुक्ल ने। पूछा गया है प्रश्न नंबर 30 में कि रसिक मंडल के संस्थापक कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, निराला थे या फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही थे। रसिक मंडल के संस्थापक कौन है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 31 की ओर। पंत की रचनाओं का वरीयता क्रम से नाम बताइए। पल्लव, वीणा, युगांत और गुंजन। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीणा, पल्लव, गुंजन और युगांत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 32। छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान किसने कहा है? छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद ने, मुक्तिबोध ने या फिर नगेंद्र ने। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद ने छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान कहा है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 33 की ओर। युगीन यथार्थ के प्रति सर्वाधिक जागरूक छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला या फिर रामकुमार वर्मा। पूछा गया है युगीन यथार्थ के प्रति सर्वाधिक जागरूक छायावादी कवि कौन है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर आपका आता है 34। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? युगांत पर, लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर और चिदंबराई। चार आपकी उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। किसमें से इनमें से इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिदंबरा के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 35। छायावाद को एक किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया? निराला को, सुमित्रानंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को या फिर महादेवी वर्मा को। छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 36 की ओर। प्रसाद की रचनाओं का वरीयता क्रम से नाम बताना है आपको। कामायनी, लहर, झरना, आंसू। अब इसको वरीयता क्रम में आप रखिए, सबसे पहले फिर बाद में। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगी सबसे पहले झरना आई, सबसे पहले आपकी आई झरना, फिर आंसू, फिर लहर, फिर उसके बाद में कामायनी। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर आपका आता है 37। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है? पुष्प की अभिलाषा जो एक रचना है उसके जो रचनाकार हैं उनका नाम पूछा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंदन पंत या फिर रामनरेश त्रिपाठी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 37 हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 38। लिखा है परिमल किसका काव्य संग्रह है? बहुत आसान है, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, निराला या फिर नरेश मेहता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिमल किसका है? निराला जी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 39। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। बहुत ही फेवरेट पंक्ति है आपकी एक तरीके से छायावाद की। तो ये जो परिभाषा है वो किसकी है? प्रसाद जी की है, महादेवी वर्मा की है, रामकुमार वर्मा की है या फिर रामचंद्र शुक्ल की है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में जब पड़ने लगती है तो वही छायावाद कहलाता है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर रामकुमार वर्मा ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल मत सोचिएगा, रामकुमार वर्मा इसके सही उत्तर हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 40। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का वर्ष क्या है? 1930, 1931, 1936 या फिर 1939? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936। प्रश्न नंबर 41। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से किसका संबंध है? मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। मुल्कराज आनंद का भी संबंध और सज्जाद जहीर का भी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 42। युग की गंगा के रचनाकार कौन है? राहुल सक्सेना, नागार्जुन, मुक्तिबोध या फिर केदारनाथ अग्रवाल? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 43। किस कवि की अधिकांश कविताओं को सपाट, ऊबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टरीय कहा गया है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर निराला? तो किसकी रचना को कहा गया है सपाट, ऊबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टरी? नागार्जुन जी की। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कभी पंक्तियाँ पढ़िए, कभी मौका मिले तो इन सबको अध्ययन कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागार्जुन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 44। बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ में करने वाले कवि कौन है? बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि का नाम बताना है। केदारनाथ अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 45। प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है? तार सप्तक, नई कविता, रूपाभ या फिर नई समीक्षा? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है, किस कृति से माना जाता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तार सप्तक। कब आया था? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 46। तार सप्तक और प्रकाशन वर्ष में कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए अब ये बताइए। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1956, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए क्या सही हो जाएगा? बी, इसका सुमेलित नहीं है। इसका अब आप बताइए कि कब होगा इसका? 1943, 1959, 1969। अब बताइए इसमें क्या आना चाहिए समय? प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये कथन किसका है? अज्ञे का, नरेश मेहता का, धर्मवीर भारती का या फिर मुक्तिबोध का? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 48। फैंटेसी का प्रयोग किस रचना में प्रमुखता से हुआ है? अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोनों में ही हुआ है, उपयुक्त सभी, अंधेरे में भी और ब्रह्म राक्षस में। दोनों जो रचना है वो किसकी है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 49। नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? जीवन के प्रति आस्था, लघु मानव की प्रतिष्ठा, सामाजिक बोध का प्रभाव या फिर बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टि? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक बोध का प्रभाव। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अज्ञे को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? बहुत आसान प्रश्न है। कितनी नावों में कितनी बार, महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा या फिर आंगन के पार द्वार? दो में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, एक में साहित्य अकादमी मिला है इनको और एक में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये दो रचनाएं हैं इनकी, एक में ज्ञानपीठ मिला है और एक में साहित्य अकादमी मिला है। इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कितनी नावों में कितनी बार में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और किस में मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो वो हो जाएगा आपका आंगन के पार द्वार। आप इसका निमोनिक तैयार कर लीजिए, कुछ भी आप जो भी आपको मन में हो। मैं तो कुछ भी करके इसको याद कर लेती हूँ। किस तरीके से मैंने इसको मास्टर्स में याद किया? अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, अच्छा ज्ञानपीठ मतलब कितनी नाव, तो आप कोई भी एक वर्ड पकड़ लीजिए, पीठ, नाव, नाव में हम पीठ करके बैठ गए। इस तरह से आप कुछ भी याद कर लेंगे। और देखिए जितना आप चीज़ों को हंसी में, जितना आप उसको ह्यूमर में लेकर जाएंगे तो उतनी जल्दी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। तो नाव में पीठ घुमाकर हम बैठ गए, तो आपको याद रहेगा अच्छा कितनी नाव में कितनी बार ज्ञानपीठ मिला है। और आंगन के पार द्वार साहित्य अकादमी, तो आप एक तरीके से मान लीजिए साहित्य अकादमी मिला,
ठीक है, तो आप साहित्य पकड़ लीजिए इसका एक वर्ड, और एक वर्ड आंगन पकड़ लीजिए, तो क्या बोलेंगे, हमने साहित्य कहाँ लिखा, आंगन में बैठ के लिखा साहित्य। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद करेंगे तो याद करने में कभी प्रॉब्लम, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए, मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, तो आपको चीज़ों को याद करने में आसानी हो जाएगी। और ये स्टैटिक पोर्शन है, जब तक इस तरीके से आप याद नहीं करेंगे, ये ट्रिक आप आजमा के देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का अच्छा अच्छा अर्थ निकले। जैसे मान लीजिए आपकी घनानंद जी की रचना है, आपकी कौन सी रचना है, मुझे याद नहीं आ रही घनानंद की, तो उसको भी मैंने इसी तरीके से याद की था। घनानंद और एक बोधा, ये दोनों की रचनाएं हैं, उनका भी एक निमोनिक मैंने तैयार किया था, अभी बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा है, जब भी आएगा तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगी। तो इस तरीके से मेरा बस संक्षिप्त में ये कहना चाहती हूँ कि आपको जितना चीज़ें अच्छे से याद करने के लिए, आपको जितनी चीज़ें आप रिलेट करेंगे एक दूसरे से, उतनी जल्दी आपको चीज़ें याद होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बने रहिए ऐसे ही हिंदी ओशन के साथ में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।